Okay, so today we are going to start the next chapter, molecular basis of inheritance. So in this chapter, basically we have to start from the DNA. अब इस चैप्टर का नाम भी क्या है? मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. मला कोणी सांगू शकतंय का इनहेरिटन्सची व्याख्या काय आहे? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटन्स? एनीवन? यस. Transfer of characters from parents to offspring. हाँ, very good. So it is a process of transmission of genetic characters from parents to offspring or from one generation to another generation. So very nice, Gauri. You are very intelligent. तो अगर कैरेक्टर्स को अगर हमको ट्रांसफर करना है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी तो मॉलिक्यूल में स्टोर करनी पड़ेगी. और वो मॉलिक्यूल कौन है? नन अनदर देन डीएनए. कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में स्टोर की जाती है. तो डीएनए आरएनए अल्टरनेट होते हैं. अगर जहाँ पे डीएनए नहीं, वहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल बनता है. लेकिन जहाँ पे डीएनए है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है. तो हमको पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं. जैसे स्किन का कलर है, हम्म, और हेयर्स का स्ट्रेटनेस या हेयर्स का कर्लीनेस. दिस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जीन विच इज प्रेजेंट इन डीएनए. तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम रखा है चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये मॉलिक्यूल के ऊपर आधारित है. कौन सा मॉलिक्यूल? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसके ऊपर आधारित है. इसलिए इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो अभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर व्यक्ति को अगर न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर पता नहीं है, तो ये चैप्टर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता. तो सबसे पहले आपको जानना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है. तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी जो थी, एफ मिशर नाम के साइंटिस्ट ने, अ, जो हाथ में आपको पता है कभी कभी कुछ इन्फेक्शन होता है तो पस बाहर निकलता है, येलो कलर का फ्लूइड, है ना. तो जो वहां पे जहाँ से पस निकलता था, उस पस सेल को डिटेल में स्टडी किया था ये भाई साहब ने. ये मिक्सचर नाम के भाई साहब ने स्टडी किया था. ये साल मत याद रखना अभी के लिए. तो जो पस सेल था, उसमें से उसमें से उसका जो न्यूक्लियस है, हम्म, उस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने जो मॉलिक्यूल स्टडी किया, उस मॉलिक्यूल को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन. उसको फिर बाद में अल्टमन भाई साहब ने न्यूक्लिन के बजाय उसको बोला न्यूक्लिक एसिड. क्योंकि उनको पता चला कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है. तो चलो भाई, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. तो अगर डिस्कवरी की बात की जाए, तो पस सेल में यफ मिशर ने डिस्कवर किया. अगर टर्म की बात किया जाए, तो अल्टमैन ने दिया था. तो अभी टेक्निकली डेफिनेशन क्या हो सकती है न्यूक्लिक एसिड की? टेक्निकली व्हाट इज द डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन होती है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है. समझ में आ रहा है आपको? किसका पॉलीमर है ये? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. जैसे मुझे बताओ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है बताओ? Amino acids. वेरी गुड. अमीनो एसिड्स का है. ठीक है. वैसे ही हम देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो है वो किसका पॉलीमर है? मोनोसेकेराइड का पॉलीमर है. तो कोई प्रश्न पूछेगा कि सर, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड. तो हमको तो पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. वो तो पता चला कि डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड जो है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. सर, ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड?
तो आपको याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, हमको पता है H3PO4, उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सर ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से। सर ये नाइट्रोजन बेस क्या है? एक्चुअली नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पायरिमिडाइंस, दूसरा होता है प्यूरिन्स। एक होता है पायरिमिडाइंस, दूसरा होता है प्यूरिन्स। तो हमको क्या करना है ना, आज के लेक्चर में सबसे पहले हर एक चीज के बारे में जानना है। प्यूरिन्स के बारे में जानना है, पैरामिडिन्स के बारे में जानना है, शुगर के बारे में जानना है, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में जानना है, कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं और कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है वो देखना है, और न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये भी देखना है। इज इट क्लियर? आज का टारगेट पता है आपको? हाँ सर। ओके। तो मुझे सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, न्यूक्लियोटाइड किन दो चीजों से बना है बताओ। न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ओके, न्यूक्लियोसाइड किन दोनों चीजों से बना है? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, पायरिमिडिन एंड प्यूरिन। यस, वेरी गुड। तो अभी पायरिमिडिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पायरिमिडिन अगर हम देखते हैं तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? क्या लगता है आपको? हेट्रोसाइक्लिक। क्योंकि उसमें क्या है, दो नाइट्रोजन बीच में आ चुके हैं। उसकी जो रिंग है, उस रिंग में बस कार्बन है क्या? नहीं, नाइट्रोजन भी है, इसलिए वो हेट्रो हो गया। और साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरिमिडिन रिंग की खासियत ये होती है कि इसमें दो नाइट्रोजन रहेंगे, चार कार्बन रहेंगे। तो अभी इसके कितने फॉर्म आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे तीन फॉर्म दिख रहे हैं। वन इज यूरासिल, अनदर वन इज थायमिन, एंड अनदर वन इज साइटोसिन। तो ये आपको तीन अलग अलग फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है, ये आप ऑलरेडी आपने स्टडी किया होगा बायोमोलिक्यूल में, इसका नॉमेनक्लेचर जो है कि नहीं? तो आप देखते हो कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर इसको करते हैं, कि दो नंबर के ग्रुप पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, चार नंबर के ग्रुप पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, तीन नंबर के ग्रुप पे ये अमाइनो ग्रुप रहेगा करके, पांच नंबर के इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप रहेगा करके। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से हम इसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अभी इसका जो डायग्राम रहेगा, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन का, एडेनाइन का, गुआनिन का, ये आपको बायोमोलिक्यूल के जो वो था ना, एक ही पेज था उसमें, उसमें सारी डायग्राम्स थी, उसमें ये रहेगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा, ये यूरासिल है या ये थायमिन है या ये साइटोसिन है। तो अभी आप देखो कि ये जो पायरिमिडिन है, इसके ये तीन टाइप आते हैं। इसको याद रखना है आपको विद द ट्रिक ऑफ कट। सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल, टी फॉर थायमिन। सो पायरिमिडिन के अगर तीन नाइट्रोजन बेस याद रखने हैं तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसका है कट। CUT, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल, टी फॉर थायमिन। सी फॉर, बताओ। साइटोसिन। यू फॉर, यूरासिल। टी फॉर, थायमिन। हाँ। तो आप मुझे बताओ कि ये जो थायमिन है, ये लगभग मिलता जुलता है यूरासिल से। बस आप देखते हो कि इसके 5 नंबर के कार्बन पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच्ड है, वो है मिथाइल वाला। इसलिए थायमिन को कभी कभी हम कहते हैं 5 मिथाइल यूरासिल, VIMP। VIMP। बताओ थायमिन का दूसरा नाम क्या है, बताओ।
यस। व्हाट इज द आंसर? Pi-methyl uracil. हाँ। uracil. यस। तो अभी आपको ये फिलहाल के लिए अभी एक चीज आप याद रखो। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम पायरिमिडिन के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट याद रखना है। क्यों नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट याद रखना है? क्योंकि वो जो नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट है, वो जो हमारी पेंटोस शुगर है, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक शुगर होती है। उन दोनों के बीच बॉन्ड बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन 1 मदद करेगा, कि याद रखना है। अगर हमने पायरिमिडिन के बारे में डिस्कशन किया, तो ये जो सी वाला है, सी सी मतलब साइटोसिन, सी मतलब साइटोसिन। तो साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। अच्छा, थायमिन किस में पाया जाता है? थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। लेकिन साइटोसिन एकमात्र ऐसा पायरिमिडिन है जो कि डीएनए में भी और आरएनए में भी पाया जाता है। ये क्लियर है क्या, मुझे बताओ? क्लियर है तो बोलो क्लियर। क्लियर है सर. ओके। अभी पायरिमिडिन एक टाइप हो गया, उसमें सीयूटी आते हैं, कट, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। अभी प्यूरिन, मैंने बोला ना भाई, जो एनसीईआरटी है ना, वो अक्षय घाड़गे सर के बिना चलेगी नहीं आगे। समझ में आया आपको? है कि नहीं? तो अभी देखो ना आपने, यहाँ पे क्या बोला है? प्यूरिन, बराबर है कि नहीं? प्यूरिन बोला है मतलब प्योर, और प्योर सब्सटेंस भी होता है ना, अक्षय घाड़गे कैसे प्योर सब्सटेंस है, बराबर है कि नहीं? तो प्योर सब्सटेंस है तो फिर उनके हिसाब से नाम आने चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे प्यूरिन्स जो है, उनके दो एग्जाम्पल है, एडेनाइन एंड दूसरा है ग्वानाइन। होता क्या है कि प्यूरिन में क्या होता है, पायरिमिडिन रिंग तो होती है, पायरिमिडिन रिंग तो होती है, लेकिन उसके साथ और एक रिंग ऐड की जाती है, जिसको बोला जाता है इमिडाजोल रिंग। ये जो इमिडाजोल रिंग है, उसमें दो नाइट्रोजन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और तीन कार्बन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दो नाइट्रोजन, तीन कार्बन। पायरिमिडिन रिंग में क्या होते हैं? दो नाइट्रोजन होते हैं और तीन कार्बन होते हैं। हाँ सॉरी, चार कार्बन होते हैं। इमिडाजोल में क्या होता है? दो नाइट्रोजन, तीन कार्बन होता है। तो ये दोनों रिंग को अगर आपने ज्वाइन कर दिया, तो जो रिंग बनेगी, उस रिंग को आपको बोलना है प्यूरिन्स। प्यूरिन बोलना है आपको। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनिन। ये याद रखना है, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन। हाँ। तो ये प्यूरिन्स में आते हैं। और प्यूरिन्स की केस में आपको कौन सा नाइट्रोजन याद रखना है? नाइट्रोजन नंबर 9 याद रखना है, ये वाला, जो कि शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। हम्म। अभी यहाँ पे जो है, हाँ, जो नॉमेनक्लेचर है वो क्लॉकवाइज की दिशा में जा रहा है, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज के दिशा में, सॉरी, ये क्लॉकवाइज की दिशा में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में जा रहा है। तो दोनों रिंग का जो है वो उल्टा उल्टा जो है नंबरिंग का स्टाइल होता है। तो आप यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, ग्वानाइन और एडेनाइन में कॉम्प्लेक्स आपको कौन लग रहा है, जरा बताओ। कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बताओ, एडेनाइन कॉम्प्लेक्स है या ग्वानाइन कॉम्प्लेक्स है? स्ट्रक्चर देखो जरा थोड़ा सा, क्या कॉम्प्लेक्स? Guanine. हाँ, जी, जी हाँ, आपने जो बोला वो सही है। जी, जी फॉर ग्वानाइन, जी हाँ, वो कॉम्प्लेक्स है। अगर कभी फिगर आई एडेनाइन और ग्वानाइन में, बस देखना है कि भाई कॉम्प्लेक्स कौन है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 नंबर के ग्रुप पे अमाइनो है, यहाँ पे 6 नंबर के ग्रुप पे अमाइनो है, और एडिशनली यहाँ पे 6 नंबर के इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऐसा करके जस्ट थोड़ा सा आपको देखना है। अभी
हमने देख लिया पायरिमिडाइंस, जिसके 3 टाइप है, जो मैं आपको अभी पूछने वाला हूँ। पायरिमिडाइंस के कितने टाइप है? 2 या 3? 3. कौन से? COT. हाँ, CUT। C फॉर साइटोसिन, U फॉर Proceed. यूरासिल, T Uracil. फॉर T फॉर Thymine. हाँ, वेरी गुड। और प्यूरिन्स के 2 टाइप है, कौन से? Adenine and guanine. हाँ, इट्स वेरी गुड। तो अभी मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा ना, आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा याद करना है, 100% याद करना है, फिर ही आगे जाना है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सब पहले क्या करना है आपको? पूरा याद करना है। उसमें डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। और ये जो रिकॉर्डिंग रहेगी, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। तो देखो, पेंटोस शुगर माने 5 कार्बन वाली शुगर। तो 5 कार्बन वाली शुगर जो होती है, तो हमको पता है कि उसमें 4 कार्बन अंदर के रिंग में होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो ये कौन सी रिंग है? ये फुरानोज रिंग है, फुरानोज। फुरानोज रिंग है। 4 कार्बन अंदर है और एक कार्बन बाहर है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो 5 कार्बन वाली शुगर है, इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? राइबोज शुगर। दूसरा एक एग्जाम्पल क्या है? डिऑक्सीराइबोज शुगर। भाई, राइबोज शुगर में, डिऑक्सीराइबोज शुगर में बदल क्या है? बदल क्या है? आप देखो कार्बन नंबर 2 को कार्बन नंबर 2 में ऑक्सीजन नहीं है, डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है ऑक्सीजन राइबोज शुगर में से। अगर ऑक्सीजन अगर डिलीट हो चुका है राइबोज शुगर में से, तो आप उस शुगर को क्या कहोगे? क्या कहोगे विद्यार्थी नो? क्या कहोगे? बताओ। Deoxy. डिऑक्सीराइबोज शुगर हम उसको कहेंगे, है ना? तो अभी आप यहाँ पे देखो, पेंटो शुगर का भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। तो राइबोज शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वो थोड़ा कम रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव मानो, ज़्यादा रिएक्टिव का अर्थ क्या है? मोर अनस्टेबल। ज़्यादा रिएक्टिव का अर्थ क्या होता है? मोर अनस्टेबल। इसका अर्थ क्या है? लेस स्टेबल। और जो जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वो लेस रिएक्टिव है, मतलब वो मोर स्टेबल है। तो इसलिए आप देख सकते हो आरएनए और डीएनए में प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल कौन है? बताओ बताओ, आरएनए है या डीएनए है? किसको हमने जेनेटिक मटेरियल प्रेफर करना चाहिए? स्टेबल वाला या अनस्टेबल वाला, किसको प्रेफर करना चाहिए? DNA. Stable वाला. हाँ, ये हुई ना बात। अभी आगे बढ़ते हम लोग। अभी हम डिस्कशन करते हैं फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट क्या है बताओ? H3PO4। यहाँ पे आप देखो, है कि नहीं? H3 है, P है, O4 भी है। देखो, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। तो हम देखते हैं कि डीएनए में, है ना, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। आरएनए में और डीएनए दोनों में होता है। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसलिए आप देखो कि न्यूक्लिक एसिड को अगर एसिड नाम आया है, न्यूक्लिक एसिड को अगर एसिड नाम आया है, क्यों आया है? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। जहाँ पे एसिड है, वहाँ पे वो H+ डोनेट कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। फिर उसके डोनेट करने के बाद उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। एनोड के ऊपर एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा है। उसके ऊपर ये जो है अट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने देखा होगा कि जहाँ पे वेल थी, वेल्स, ऐसे वेल, है ना, ऐसे वेल थी, है ना। तो डीएनए जो है ऐसा मूव होता है ना। यहाँ पे रहता है कैथोड, यहाँ पे रहता है एनोड। तो जो हमारा डीएनए है वो इधर तक अट्रैक्ट होता है, ऐसे एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? एसिडिक प्रॉपर्टीज है उसमें। बात समझ में आई क्या आपको? Yes, sir. ओके। तो अभी हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं। अभी हमें ना न्यूक्लियोसाइड बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेंटोज शुगर लेते हैं। ठीक है, हमने एक पेंटोज शुगर लिया और हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन बेस ले लिया। अभी आपको मुझे बताना है, ये नाइट्रोजन बेस पायरिमिडिन है या प्यूरिन है, बताओ। Purine. ये एडेनाइन है या ग्वानाइन है? Adenine. आइडेनिन। हाँ, क्योंकि आयोडीन थोड़ा सिंपल होता है। अभी मुझे बताओ, पायरिमिडिन के केस में कौन सा नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट था? प्यूरिन के केस में कौन सा नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है? Pyrimidines में फर्स्ट वाला और प्यूरिन्स में नाइन्थ वाला. हाँ, वेरी गुड। तो आपको पता था कि यहाँ पे एक यच जुड़ा था, यहाँ पे ओ एच जुड़ा था। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ओ नहीं है। क्या नहीं है? ओ नहीं है। इसलिए मुझे बताओ, ये शुगर पेंटो शुगर है? हाँ है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। तो ये राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज शुगर है, बताओ जरा। डिऑक्सीराइबोस। हाँ, क्योंकि 2 नंबर पे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। ये, तो अभी हमको क्या करना है ना, ये शुगर मतलब डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है, इसका हमको बॉन्डी बॉन्डी बनाना है। किसके साथ बॉन्ड बनाना है? नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाना है। तो जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, इसका यच, इसका ओएच साथ में आके पानी पानी हो जाता है। पानी पानी, पानी पानी। ज्यादा नहीं होता है, रुको, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। ज्यादा स्टाइल नहीं मारने का। बराबर के नहीं तेजल, स्टाइल मारना नहीं ज्यादा। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल बनता है ना। तो एक एच और एक ओ एच, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। गौरी, क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में हमको पता है कि, हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना 1-9 डबल डैश, तो प्यूरिन की केस में है ना, यहाँ का कार्बन नंबर फर्स्ट और यहाँ का नाइट्रोजन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। पायरिमिडिन के केस में यहाँ का 1 और यहाँ का 1 इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा करके, है कि नहीं? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूँ, बताओ। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूँ? क्या नाम दूँ? Nucleoside. हाँ, न्यूक्लियोसाइड। आगे आगे हम और चर्चा करेंगे। अब ये न्यूक्लियोसाइड तो बना, लेकिन अपने को न्यूक्लियोटाइड से लेना देना था। तो मुझे बताओ, न्यूक्लियोटाइड मतलब किसका और किसका, न्यूक्लियोटाइड किन 2 चीजों से बना होता है, बताओ। न्यूक्लियोटाइड किन 2 चीजों से? Nucleoside और phosphoric acid. हाँ, वेरी गुड, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, है ना, ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमारा रहेगा ओ एच, यहाँ पे हमारा रहेगा ओ एच। 3 OH होते हैं, एक डबल बॉन्ड ओ होता है। और हमको पता है यहाँ पे भी क्या होता था, CH2OH होता था। तो अपने को क्या करना है अभी ना,
इसका OH हटाने का, इसका यह हटाने का, पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। स्टाइल नहीं मारने का क्या रे, एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। तो फिर होगा कैसे ना, आप देखो, पी, पी, ओ, ओ, सी, पी, ओ, सी, ऐसा कुछ तो बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, POC। और आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना? तो अगर कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है तो वो है ईस्टर बॉन्ड, लेकिन अभी कार्बन के बजाय यहाँ पे कौन है, फॉस्फोरस है। तो इस बॉन्ड को आपने क्या कहना है, इस बॉन्ड को आपने कहना है, इस बॉन्ड को क्या नाम दो, गौरी क्या नाम देना है इस बॉन्ड को। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। हाँ हाँ, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर आपके पास राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, या मानो आपके साथ न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड का अगर बॉन्ड बनाया जाए फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो जो बॉन्ड रहेगा उस बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। ये वाला बॉन्ड यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर ज्वाइन होते हैं बाय यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट ज्वाइन होते हैं बाय फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब आपने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड नहीं, अभी ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। इधर तक क्लियर है क्या आपको, बताओ मुझे। यस। यस सर। हाँ, तो ऐसी कुछ चीजें होती है। आपको एक होमवर्क है, इथर बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड में आपको स्टडी करके आना है, ठीक है, कल। तो आपको पता चलेगा मैंने इसको ईस्टर बॉन्ड क्यों कहा है, क्योंकि फॉस्फोरस हैज डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड अगेन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए ईस्टर बॉन्ड है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसके ऊपर 2025 का PYQ आया था, ठीक है। ऑप्शंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला, अभी तक नहीं आया। कि मैंने पावर पॉइंट बनाई है, इसको मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर अभी तक एक प्रश्न नहीं आया। तो नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, अगर आपके पास न्यूक्लियोसाइड की बात चल रही है, न्यूक्लियोसाइड की बात चल रही है, ध्यान में रखना, न्यूक्लियोसाइड की बात चल रही है, अगर आपका पास नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, याद रखना। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन बेस अगर प्यूरिन है, तो न्यूक्लियोसाइड के एंड में साइन शब्द आना चाहिए। अगर आपके पास नाइट्रोजन बेस पाइरिमिडाइन है, तो एंड में डाइन आना चाहिए। समझ में आया आपको। तो अगर मुझे बताओ, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, साइटोसिन जो है, मुझे बताओ, साइटोसिन न्यूक्लियोसाइड है या नाइट्रोजन बेस है, बताओ पहले। क्या है साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन हाँ, बेस। कौन सा नाइट्रोजन बेस है वो, पाइरिमिडाइन वाला है, ये याद रखना, ठीक है। हम्म, तो अभी न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है ना, न्यूक्लियोटाइड में लास्ट में आपको वाइलिक एसिड ज्वाइन करना है, याद रखना। लास्ट में क्या ज्वाइन करना है, वाइलिक एसिड, ये याद रखना है आप, ठीक है, वाइलिक एसिड। तो मैंने क्या किया है ना आपको, यहाँ पे मैंने राइबोस शुगर लिया है। राइबोस शुगर मतलब, राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होता है बताओ, RNA में या DNA में, किस में होता है राइबोस शुगर। आरएनए। आरएनए। हाँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको, है ना, नाइट्रोजन बेस कौन सा लिया मैंने यहाँ पे, एडेनाइन लिया। उसके बाद मैंने शुगर कौन सा लिया, राइबोस शुगर। सो एडेनाइन प्लस शुगर क्या बन रहा है मेरा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साइड में देखो आप, साइन साइन दिख रहा है आपको। अगर प्यूरिन है तो साइन साइन दिखेगा, मतलब एडेनाइन का क्या होगा, एडिनोसाइन। गोनाइन का क्या होगा, गोनोसाइन। लेकिन अगर पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है, तो फिर साइन नहीं होगा, वहां पे डाइन डाइन होगा। साइटोसिन का क्या होगा, साइटिडाइन। यूरासिल का क्या होगा, यूरिडाइन। साइटिडाइन, यूरिडाइन, यूरिडाइन। समझ में आया क्या आप दोनों को।
हाँ सर। हाँ। ओके। तो अभी एडेनोसाइन के साथ अगर हमने फॉस्फेट ज्वाइन किया, फॉस्फेट ज्वाइन किया, फॉस्फेट ज्वाइन किया, तो मैंने आपको क्या बोला, लास्ट में क्या ज्वाइन करना है, वाइलिक 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 वाइलिक। एडेनोसाइन का क्या होगा, एडेनिलिक एसिड। गोनोसाइन का क्या होगा, गोनोलिक एसिड। साइटिडिन का क्या होगा, साइटिडिलिक एसिड। यूरिडिन का क्या होगा, यूरिडिलिक एसिड। ये समझ में आएगा आपको? अगर आपको किसी ने प्रश्न अगर पूछा, एडेनिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है या क्या है, आंसर क्या होगा आपका? न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड। हाँ, वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पे डिऑक्सीराइबोस शुगर ले रहा हूँ, तो मैं आरएनए के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ या डीएनए के बारे में कर रहा हूँ, बताओ। किसके बारे में कर रहा हूँ? यस, डिऑक्सीराइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होता है? ने। हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडेनाइन के साथ मैंने ऐड किया डीऑक्सीराइबोज वाला शुगर, इसलिए बस मैंने क्या किया, साथ में बस डीऑक्सी जोड़ दिया। फिर एडेनाइन का क्या हुआ, एडेनोसाइन। डीऑक्सी ऐड किया, फिर गोनाइन का क्या हुआ, गोनोसाइन। फिर साइटिसिन का क्या हुआ, साइटिडाइन। थाइमिन का क्या हुआ, थाइमिडिन। बस सिर्फ सिर्फ मैंने डीऑक्सी ऐड किया, कुछ और किया क्या, नहीं। डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी गोनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइट्रिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डीएनए में एडेनाइन होता है, गोनाइन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, लेकिन यूरासिल नहीं होता है। और आरएनए में एडेनाइन होता है, गोनाइन होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। बात क्लियर है क्या दोनों को? यस। यस सर। ओके। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रॉपरली उत्तर देना है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए? आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड सॉरी, बताओ। आरएनए का न्यूक्लियोसाइड। एडोनोसिन। हाँ, एडिनोसिन, वेरी गुड। साइटोसिन तो नाइट्रोजन बेस है। यूरिडिलिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड है। डिऑक्सीगोनोसाइन ये न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन ये डीएनए वाला है, ठीक है? तो अभी मैं आपको एडेनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। एडेनिलिक एसिड मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन, देखो आपको एडेनाइन प्लस शुगर, बताओ क्या बोलना है, एडेनाइन प्लस शुगर, राइबोज वाला शुगर, क्या बोलना है इसको, एडेनाइन प्लस शुगर, बताओ क्या बोलूं, एडेनाइन प्लस शुगर। एडेनोसिन। हाँ, एडेनोसाइन के साथ अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है तो मैं उसको क्या कहना चाहिए, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है क्या? यस। हाँ। ओके। उसी तरीके से अगर एडेनोसाइन के साथ अगर तीन फॉस्फेट है, उसको क्या कहना चाहिए, बताओ। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, उसी तरीके से आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डिऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे फिर डिऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आएगा अगर हमारा शुगर डिऑक्सीराइबोस है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपरली न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड का स्टडी किया है, ठीक है? तो अगले सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनती है, ठीक है? तो अभी हम अगले सेशन में, मतलब अभी ये खत्म हो चुका है, मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जो न्यूक्लिक एसिड की चेन कैसे बनती है।